बैरकों के इख्तिताम पर कैप्टन जमशेद रुक गया। वहां बड़े बड़े ड्रम और एक टैंकर मौजूद था। ये शायद इन लोगों का पेट्रोल का जखीरा था। कैप्टन जमशेद ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। उसने अब इस पेट्रोल के जखीरे को अपनी प्लानिंग में मरकजी हैसियत दे दी थी। जहां बैठकर उसने सुनगुन लेने की कोशिश की। फिर इस इत्मीनान के बाद कि मैदान खाली है, उठ खड़ा हुआ और करीबन भागता हुआ पंजों के बल बैरक और सामने वाले कमरों के दरमियान का फासला तय कर गया। जैसे ही वो दूसरी समत पहुंचा, उसे कमरे की दीवार से चिपक जाना पड़ा, क्योंकि पहरेदार उसकी तरफ आ रहा था। शायद कोई मौजज़ा ही था कि पहरेदार की नजर उस पर नहीं पड़ी थी और वो इत्मीनान से बीड़ी के कश लगाता उसी तरफ आ रहा था। जैसे ही वो कमरे के कोने से अंदर की तरफ घूमा, अचानक कैप्टन जमशेद ने उसे ऑक्टोपस की तरह जकड़ लिया। उसने पहरेदार के बिल्कुल सामने से इस तरह अचानक नमूदार होकर उस पर हमला किया था कि खौफ और हैरत के मारे शायद वो गुंग ही हो गया। और इससे पहले कि उसके मुंह से कोई आवाज निकलती, जमशेद का एक हाथ आहनी शिकंजे की तरह उसके मुंह पर और दूसरा उसकी गर्दन पर जम गया। उसके साथ ही उसकी गर्दन से कड़क की आवाज सुनाई थी और जिंदगी से उसका राब्ता मुनक़ता हो गया। जमशेद ने उसके मुर्दा जिस्म को जमीन पर गिरने नहीं दिया था, बल्कि उसी तरह खींचता हुआ कमरे के पीछे वाली झाड़ियों में ले आया था। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। जमशेद ने लाश को घास में छुपा दिया और उसकी गन और गोलियों की बेल्ट अपने कब्जे में कर ली। फिर अचानक कुछ सोचते हुए उसने मरने वाले की जेब की तलाशी ली, जिसमें बीड़ियों का एक बंडल और माचिस मौजूद थी। उसने बीड़ियों का बंडल तो वहीं फेंका और माचिस अपनी जेब में डाल ली। अब वो दूसरे शिकार का मुंतजिर था। उसे इल्म था कि एक पहरेदार बैरक के सामने वाले हिस्से में भी पहरा दे रहा है। जल्द ही उसकी मुराद बर आई जब उसने दूसरी समत से किसी को कुंदन पुकारते सुना। फिर उसे कदमों की आहट सुनाई थी। साले ज्यादा चढ़हाली है क्या? आने वाला मरने वाले का नाम लेकर बड़बड़ाता हुआ इस तरह जमशेद के सामने आ गया। उसका अंजाम भी अपने साथी से मुख्तलिफ नहीं हुआ। अलबत्ता उसने 1-1.5 मिनट की बजाय 2-2.5 मिनट लिए थे और मज़ाहमत की कोशिश की थी। ये अलग बात कि अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाले बगैर ही वो अकाल चलना कर दिया गया। उसकी जेब की तलाशी पर भी उसे माचिस और बीड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिला था। जमशेद ने उसकी लाश को भी उसी तरह जंगली घास में छुपा दिया। अब उसके बदन में चीते की सी फुर्ती आ गई थी। उसे अपना अगला सारा ऑपरेशन 10 मिनट में मुकम्मल करना था। ऐन मुमकिन था कि इस दरमियान कोई पेट्रोल पार्टी उस तरफ न आ जाए। यही सोचकर उसने अपना टारगेट टाइम 10 मिनट मुंतखब किया था। अब वो उस कमरे की पुश्त पर खड़ा था जिसमें बारूद और एक्सप्लोसिव्स मौजूद थे। उसकी अगली सारी प्लानिंग का दारोमदार यहाँ से मिलने वाले मवाद पर ही था। अब उसे जो कुछ भी करना था उस बारूद की मदद से करना था। कमरे की खिड़की के बाहर मौजूद लोहे की जाली उसने बमुश्किल 2 मिनट में बंदूक और अपनी कुव्वत बाजू के बल पर उखाड़ दी। उससे ज्यादा आवाज भी पैदा नहीं हुई थी। अंदर लगी खिड़की खोलने के लिए उसने बड़ी एहतियात से शीशा तोड़ा। शीशा जमीन पर गिरने से हल्का सा इर्तियाश जरूर हुआ, लेकिन उसने सिर्फ जमशेद की दिल की धड़कन चंद लम्हों के लिए बढ़ा दी थी और कोई नतीजा बरामद नहीं किया था। दूसरे ही लम्हे उसने हाथ अंदर करके खिड़की की चटखनी खोल दी और अब उस खुली खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। कमरे में अंधेरा था। जमशेद ने अपने हाथ में मौजूद माचिस की मदद से हल्की सी रोशनी की और वो दंग रह गया। यहाँ तो दुनिया के खतरनाक तरीन धमाका खेज मवाद की पेटियां मौजूद हैं। उसके लिए उस बारूद का तारुफ कोई नई बात नहीं थी। उसने उसका खुसूसी कोर्स किया हुआ था। ये तमाम रिमोट कंट्रोल बम थे। जमशेद ने 2-3 माचिस की तीलियां जलाईं और बमुश्किल 5 मिनट यहाँ गुजारने के बाद 3 पेटियां और रिमोट कंट्रोल हासिल कर लिए। इन गत्ते की पेटियों को उसने खिड़की की मदद से बाहर निकाला और खिड़की दोबारा बंद कर दी। सबसे पहले इनमें से एक बम उसने अंदर फेंका। फिर उन बैरक नुमा कमरों के साथ साथ 3-4 बम चिपका दिए। एक पेटी जहां खाली करने के बाद अपने गले में ऑटोमेटिक गन लटकाए दोनों बाकी पेटियां दोनों कंधों पर रखे वो करीबन भागता हुआ उसी रास्ते से वापस आया। अगले 3-4 मिनट में उसने पेट्रोल के डिब्बू और उन बैरकों के गिर्द जहां उसके ख्याल में बाकी लोग कयाम पजीर थे उन बमों को नस्ब कर लिया। अब वो तेजी से दाएं कोने की तरफ बढ़ रहा था, जिधर से कार उस तरफ आई थी। बैरक्स के खात्मे पर उसे कैंप का पार्किंग एरिया नजर आया, जहां एक जीप पर मशीन गन भी नस्ब थी। कैप्टन जमशेद ने उस जीप में बम नस्ब किया। फिर बाकी बमों को नस्ब करने के बाद वो सांप की तरह घास के अंदर ही अंदर रेंगता हुआ एक महफूज कोने में पहुंच गया। उसने दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द किया, जेब से रिमोट कंट्रोल निकाले और अल्लाह अकबर कहकर उनके बटन एक के बाद दीगरे दबाता चला गया। भारतीय इंस्ट्रक्टर बड़ी सख्त तरबियत के बाद भी ऐसे नताइज अपने तकरीबकारों से बरामद नहीं करवा सके थे जैसे नताइज कैप्टन जमशेद को हासिल हुए। कुदरत की मदद बहरहाल शामिल हाल थी।
दौरान तरबियत भी शाज़ो नादिर ही वो 100% रिजल्ट हासिल किया करता था, लेकिन आज हैरत अंगेज तौर पर नतीजा 100% बरामद हुआ था। एक के बाद दूसरा धमाका हुआ और जैसे वहां कयामत बर्पा हो गई। धमाकों का आगाज बारूद खाने से हुआ था, जिसने इर्द गिर्द 100-150 गज में मौजूद हर शय को नीस्तो नाबूद करके रख दिया। उसके बाद बैरकों का नंबर आया, फिर पार्किंग में मौजूद गाड़ियों का और सबसे आखिर में पेट्रोल डंप का। यहाँ तो जैसे कयामत बर्पा हो गई थी। कैप्टन जमशेद इस दरमियान अपनी बंदूक समेत जंगल से बाहर जाने वाली सड़क के किनारे घात लगाकर बैठ गया। उसने देखा था कि उस कैंप की सिक्योरिटी का इंतजाम ज्यादातर बीएसएफ के पास ही है, मगर अंदर के तमाम मामलात को रॉ खुद हैंडल कर रही थी। पेट्रोल का डिप्पू जलने से मुसलसल धमाके हो रहे थे। दूसरी तरफ तबाहकुन बारूद ने कयामत मचा रखी थी। उस कैंप के इर्द गिर्द मौजूद करीबन हर इमारत अपने सामान और मकीन समेत उस जहन्नम का ईंधन बन रही थी। कैप्टन जमशेद ने अब खतरे के सायरन सुनने शुरू कर दिए थे, लेकिन वो जानता था कि अब ये लोग कुछ भी करने के बावजूद कैंप को नहीं बचा सकेंगे। उसे अब अपने लिए सवारी का इंतजाम करना था। देखते ही देखते सड़क पर आमदोरफ्त शुरू हो गई। घबराए हुए जवान खौफजदा भेड़ों की तरह जिस तरफ जिसका मुंह उठा भागे चले जा रहे थे। शायद उनके जहनों में दूर दूर तक कभी ये बात नहीं रही होगी कि उन्हें ऐसे हालात से भी गुजरना पड़ेगा। वो तो अपनी दानिश्त में बड़े ही महफूज बैठे हुए थे। अब इस तरह अचानक टूटने वाली आफत से उनके हाथ पांव न भूलते तो और क्या होता। जीपों की आमदोरफ्त भी शुरू हो गई थी। कुछ जीपें कंपनी हेडक्वार्टर से इस तरफ आ रही थीं और 2-4 इधर से उधर जा रही थीं। जमशेद अंदाजा कर सकता था कि जो जीपें इस तरफ से गई हैं उनमें तो जान बचाकर फरार होने वाले अफसर ही हो सकते थे। उनके लिए उस आग पर काबू पाना मुमकिन ही नहीं था। आग ने अब जंगल को अपनी लपेट में ले लिया था। हरे भरे दरख्त खुश्क लकड़ियों की तरह जलकर गिर रहे थे। अचानक ही एक जीप जमशेद से कुछ फासले पर आकर रुकी थी। ये गालिबन कोई आर्मी ऑफिसर था जो गालियां देकर भागने वालों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें रोकना उसके बस की बात दिखाई नहीं दे रही थी। उसने जंगल की समत से हाथी की तरह झूमती हुई एक जीप को हाथ देकर रोकना चाहा और जो उसके नजदीक से ज्यादा तेजी से आगे निकल गई। ऑफिसर ने, जो उस वक्त शबखाबी का लिबास पहने हुए थे, जीप सवारों को जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दी और तेजी से जीप की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे जीप तक पहुंचना नसीब न हुआ। कैप्टन जमशेद ने एक ही गोली में उसे ढेर कर दिया, फिर एहतियातन 2-3 और गोलियां उस पर खाली कर दी। लाश को उसने सड़क के कोने से घसीट कर दरख्तों के झुंड में फेंका और उसकी जीप संभाल ली। जीप का रुख कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ था। बारूद फटने से होने वाले जोरदार धमाकों में उसकी गोलियों का नोटिस किसी ने नहीं लिया। उसने जीप को उसी सड़क पर डाला था जिस पर चलकर यहाँ तक आया था। अब वो ज़ेरे तामीर इमारत के नजदीक पहुंच चुका था, जहां से ये सड़क घूमकर कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ जाती थी, जब अचानक ही उसे सामने से एक ट्रक अपनी समत आता दिखाई दिया। ये आर्मी ट्रक था जिसमें शायद कुछ जवानों को उस तरफ ले जाया जा रहा था। ट्रक ने उसे रुकने का इशारा किया और जमशेद ने अचानक जीप को जोरदार ब्रेक लगाकर रोक लिया। उसके साथ ही उसका हाथ अपनी गन की तरफ बढ़ा और वो जीप से नीचे उतर आया। ट्रक ड्राइवर के लिए उसका इस तरह रुकना इतना अचानक था कि उसके अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक उलटते उलटते बच गया था, लेकिन कहां तक बचता। कैप्टन जमशेद ने अपनी गन उसकी तरफ सीधी की और बौखलाए हुए ड्राइवर की तरफ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां विंड स्क्रीन तोड़कर उसके दिमाग में घुस गई थीं और ट्रक उलट कर गिर पड़ा। उसमें मौजूद जवानों की चीखो पुकार उसे यहां तक सुनाई दे रही थी। कैप्टन जमशेद ने कहा, गो टू हेल, और जीप आगे बढ़ा दी। वो जानता था इस हादसे के बाद से सरहद पर फौजों की तादाद 4 गुना हो चुकी होगी और अब तो किसी कीमत पर भारतीय इंटेलिजेंस के लोग उसे कम से कम इस इलाके से सरहद उबूर करने नहीं देंगे। अपनी घड़ी पर नजर रखने से उसे इल्म हुआ कि रात का 1 बज चुका है। अचानक ही एक ख्याल से उसके रगों पे में बिजलियां सरायत कर गईं। उसे इल्म था कि रात को 1:30 और 2 बजे के दरमियान एक माल गाड़ी इधर से गुजरती है। वो फिर गंगानगर की तरफ जाती थी। फिल वक्त यही उसकी मंजिल थी। आसमान पर बिखरे सितारे उसे समत का अंदाजा करवा सकते थे, लेकिन उसने अपने नाकिस इल्म की बिना पर सितारों पर तकिया करने की बजाय अपने अंदाजे के मुताबिक किस्मत आजमाई का फैसला किया। उसे अपने मुल्क ही से इस बात का इल्म था कि कंपनी हेडक्वार्टर से शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर करीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर जाकर रेलवे लाइन आती थी। चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाकर उसने देखा। एक तरफ कंपनी हेडक्वार्टर था, दूसरी तरफ सरहद, तीसरी तरफ वो जंगल और शुमाल में चौथी समत बाकी थी। उसने जीप को उसी रास्ते पर डाल दिया। कच्चे पक्के टेढ़मेढ़े रास्तों पर वो पूरी रफ्तार से जीप भगा रहा था। पेट्रोल गेज ने उसे खासा मुतमईन किया हुआ था।
20-25 मिनट की किस्मत आजमाई के बाद उसे बिलाखिर जीप की हेडलाइट्स में एक खेत के किनारे ट्रैक्टर दिखाई दिया। जमशेद सीधा उस तरफ चला गया। एक नौजवान ट्रैक्टर स्टार्ट कर रहा था। यहाँ लोग अपने खेतों में रात के इस हिस्से में काम शुरू कर दिया करते थे। अचानक अपने सर पर फौज की जीप और बीएसएफ के इंस्पेक्टर को देखकर वो घबरा गया। जय हिंद सरकार। उसने अपने दोनों हाथ बांध दिए। जमशेद ने बड़े गंभीर लहजे में कहा जय हिंद, और फौरन ही अगला सवाल दाग दिया। क्या नाम है तुम्हारा? उसने बदस्तूर हाथ बांधे हुए कहा जी कृष्ण मूर्ति। जमशेद ने बारोब लहजे में अगला सवाल पूछा, किस गांव के हो? वो बोला जी भीमनगर का महाराज। क्या बात है माई बाप, मैं सरपंच नत्थू लाल का भांजा हूँ, मुझे शर्मा साहब जानते हैं। उसने अपनी सफाई पेश की। जमशेद ने बड़े एतमाद से पूछा, ओ तुम तो फिर अपने यार हुए ना। कृष्ण मूर्ति, तुम कितनी देर से यहाँ खड़े हो? वो बोला, मैं महाराज आधे घंटे से यहाँ मौजूद हूँ। ये धमाकों की आवाजें कैसी थीं? हम तो बड़े परेशान हो गए। जमशेद ने अपने लहजे का एतमाद कायम रखते हुए कहा, कृष्ण मूर्ति, यहाँ कुछ खतरनाक घुसपैठी आ गए हैं। तुम ये बताओ, तुमने कुछ देर पहले किसी को इस तरफ आते जाते तो नहीं देखा? कृष्ण मूर्ति ने मुस्तैदी दिखाई। बोला, नहीं महाराज, इस तरफ तो कोई नहीं आया। हम तो इस बात का खास ख्याल रखते हैं। मेजर शर्मा साहब की हम बहुत अरसे से सेवा कर रहे हैं। जमशेद बोला, असल में मैंने 2 रोज पहले ही चार्ज लिया है। मैं इससे पहले इस इलाके में कभी नहीं रहा। उधर पंजाब और बंगाल में रहा हूँ। हम लोग घुसपैठियों को तलाश कर रहे हैं। तुम्हारे ख्याल से अगर वो इधर आए तो कहाँ जा सकते हैं? हाँ, याद आया, इस तरफ रेलवे लाइन भी तो है। रेलवे लाइन है किधर? यकीनन वो उसी तरफ गए होंगे। जमशेद ने बड़ी होशियारी से अपना उल्लू सीधा किया। कृष्ण मूर्ति ने जनूब की समत इशारा किया। बोला, महाराज वो तो उस तरफ है, बस कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर होगी। जमशेद ने लापरवाही से अगला सवाल पूछा, तुम्हें कुछ इल्म है इस वक्त कोई गाड़ी गुजरती है वहां से? मैं तो यार अभी इस इलाके के मुताल्लिक कुछ नहीं जानता। कृष्ण मूर्ति ने देहाती लहजे में कहा, महाराज गाड़ी की भली पूछी आपने। रात को एक माल गाड़ी आती है, कभी 1:30 बजे और कभी 2:30 बजे। कोई एक वक्त हो तो कहूँ। जमशेद बोला, ठीक है कृष्ण, तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन चौकस रहना। इस तरफ लोग जरूर आएंगे, ख्याल रखना उन्होंने हमारी सेना की वर्दी पहनी होगी। उनसे सावधान रहना, साले बचकर न जाने पाए। कृष्ण मूर्ति ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, महाराज हम भी भीमनगर के राजपूत हैं। सालों को बांध कर शर्मा साहब के यहाँ न पेश कर दिया तो मेरा नाम बदल देना। कृष्ण मूर्ति से उसने रेलवे लाइन की तरफ जाने वाला रास्ता पूछ लिया था। उसने बताया था कि रास्ते में एक नहर के पुल से गुजरने के बाद रेलवे लाइन आ जाएगी, और हाथ के इशारे से आसान रास्ता भी समझा दिया था। जमशेद उसका धन्यवाद करके जीप में बैठ गया। नहर के पुल पर पहुंचकर उसने एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर जीप को स्टार्ट करके नहर की तरफ उसका मुंह किया। फिर अपने पास मौजूद बंदूक और गोलियां भी नहर बुर्द कर दी और चंद गज दूर रेलवे लाइन की तरफ भागने लगा। रात का 1:30 बज चुका था। अब किसी भी लम्हे ट्रेन आ सकती थी, लेकिन वो उसे रोकेगा कैसे? रेलवे लाइन की तरफ जाते हुए उसके दिमाग में ख्याल आया। फिर ट्रेन को रोकने की तदबीर भी उसने सोच ली और अपनी रफ्तार तेज कर दी। करीबन भागता हुआ वो रेलवे लाइन तक पहुंच गया। अब उसे सिग्नल वाले खंबे की तलाश थी जो यहां से 15-20 गज दूर लगा हुआ था। चंद मिनट के बाद जमशेद बंदरों की तरह मजबूती से लोहे के खंबे पर हाथ जमाता हुआ सिग्नल तक पहुंच चुका था। उसने अपने हाथ से सिग्नल डाउन किया और नीचे उतर आया। रेलवे लाइन जमीन से कदरे ऊंचाई पर बनी हुई थी। सिग्नल से चंद गज के फासले पर वो झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। उसने रिवॉल्वर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। फिलवक्त उसके पास सबसे बड़ा हथियार यही था। उसके जरिए उसने भारतीय फौज से मुकाबला करना था। झाड़ियों में उसने अगले 17 मिनट जिस अजियत और बेचैनी से गुजारे, उतनी अजियत और बेचैनी का सामना उसे जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। गाड़ी के इंतजार में उसके आसाब तड़कने लगे। नजदीक दूर होने वाली मामूली सी आहट पर भी वो अचानक चौंक उठता। मुबादा दुश्मन उसके ताक़ुब में यहाँ तक न आ गया हो। लेकिन कुदरत भी शायद उन लोगों पर जरूर मेहरबान होती है जो जिंदगी के तल्ख तरीन हालात से भी हार तस्लीम नहीं करते। उसे अपने इंस्ट्रक्टर की हर बात अजबर हो चुकी थी। उसे याद आया, लुक जमशेद, किसी भी बदतरीन सिचुएशन में घिर जाओ तो घबराने से मसाइल हल नहीं होंगे। इंतहाई बुरे हालात में भी उम्मीद की कोई न कोई किरण अपने अंदर जगाए रखना। आदमी हालात से नहीं हारता, अपने आप से जरूर हार जाता है। अपने आप को नताइज के लिए तैयार रखो और जो भी करना है कर गुजरो। यही बेहतरीन लाहे अमल है। अगर घबरा जाओगे तो जीती हुई जंग हार जाओगे। लुक, यू आर अ सोल्जर, और सिपाही लड़ता है आखिरी गोली तक, आखिरी दम तक। उन्होंने SSG कोर्स के दौरान उसे बताया था और उसने हमेशा बेहतरीन शागिर्द होने का सबूत दिया था। उसने अपने अज़्म का इयादा करते हुए कहा था, डोंट वरी सर, मैं लड़ूंगा आखिरी गोली तक, आखिरी सांस तक।
गाड़ी के इंजन की आवाज दूर से आती सुनाई दे रही थी। उसकी तेज लाइट्स ने सामने के माहौल को नंगा करना शुरू कर दिया था। फिर जमशेद का दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा जब उसने गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज सुनी। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रेंगती रही और बिलाखिर इंजन उसके नजदीक आकर ठहर गया। उसने झाड़ियों में से देखा था कि इंजन में एक ड्राइवर, उसका हेल्पर और उस गाड़ी का गार्ड बैठा हुआ था। गालिबन गार्ड ने मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे में अकेले बैठने से यहाँ बैठकर इन लोगों के साथ गपशप लगाना बेहतर जाना था। गार्ड नीचे उतर आया था। वो हैरानी से चारों तरफ देख रहा था जब अचानक ही रिवॉल्वर की ठंडी नाली उसकी गर्दन से चिपक गई। खबरदार, अगर कोई चालाकी दिखाई, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप मेरे अहकामात की तामील करते रहो। उसने गार्ड की गर्दन पर रिवॉल्वर का दबाव इस तरह बढ़ाया था कि उसकी घिग्गी बंद गई। वो बोला, आप मुझे कुछ न कहें महाराज, जैसे आप हुक्म करेंगे वही करूंगा। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। जमशेद उसे इस पोजीशन में इंजन में ले आया था जहां ड्राइवर और फायरमैन खौफ से कपकपा रहे थे। जमशेद ने तीनों से कहा, देखो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं। मैं राणा शमशेर सिंह हूँ, वही डाकू जिसे सरकार ने चंद रोज पहले गिरफ्तार किया था। मैंने कभी किसी कमजोर पर हाथ नहीं उठाया। चुपचाप मेरे अहकामात की तामील करते रहो, तुम्हारी जान सलामत रहेगी, वरना मैं तो मरूंगा ही, तुम भी मारे जाओगे। फायरमैन अमलन उसके कदमों से लिपट गया। अब बोला, जो हुक्म महाराज, आप तो हमारे लिए देवता सम्मान हैं। मैं भीगोवाल का रहने वाला हूँ महाराज। आपने हमारे जालिम मुखिया को मारकर सारे गांव के मन जीत लिए थे। गुज़श्ता 3 माह में उसने अपनी ड्यूटी के दौरान भारतीय सरहद के इस तरफ होने वाले वाक़यात और मकामी सियासत से मुतल्लिक जितनी जानकारी हासिल की थी, कैप्टन जमशेद उस सब को बारी बारी आजमाने पर तुला हुआ था। उसे इल्म था कि इस इलाके में 2 डाकू, राणा शमशेर सिंह और श्रीमान ने धूम मचा रखी है। ये लोग फिल्मी किस्म के डाकू थे, जैसे उमूमन फिल्मी कहानियों में दिखाए जाते हैं। मकामी गरीबों के लिए देवता और जागीरदारों के लिए राक्षस। चंद रोज पहले ही तिलवाड़ा पोस्ट के हवालदार दीन मोहम्मद ने उसे बताया था कि डाकू शमशेर सिंह गिरफ्तार हो गया है। उसे यह खबर भारतीय BSF के एक हवालदार ने दी थी। ये लोग आपस में कभी कभी गश्त के दौरान दिन के औकात में बातचीत कर लिया करते हैं, और आज उसने हवालदार दीन मोहम्मद की उस इत्तला को भी कैश करा लिया था। उसने महसूस किया था कि शमशेर सिंह का नाम सुनकर वो लोग वाकई उससे अकीदत का इजहार करने लगे थे। उनके चेहरों पर खौफ की बजाय अब अकीदत झलक रही थी। जमशेद ने उस नौजवान से कहा जिसने अपने गांव का नाम भीगोवाल बताया था, सिग्नल को सीधा कर दो। उसने छलांग लगाई और बमुश्किल 3 मिनट में अपना काम मुकम्मल कर लिया। इस दौरान जमशेद के हुक्म पर ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया था। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। तीनों बारी बारी अपने देवता के चरण छू रहे थे। शायद तीनों राजस्थान के उस इलाके के रहने वाले थे। थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली तो उसने उनसे कहा, मुझे फौरन एक कपड़े का जोड़ा चाहिए। शमशेर सिंह की जबान पर एतबार करना, तुम दुनिया के जिस कोने में भी होगे, इसकी 100 गुना ज्यादा कीमत तुम्हें मिल जाएगी। ये कहते हुए ड्राइवर ने एक कोने में धरा कैनवस का बैग उठाया और उसके सामने रख दिया। उसमें 3-4 कपड़ों के जोड़े, टूथब्रश और साबुन वगैरह रखे थे, जिनकी जरूरत उसे अक्सर रहती होगी। कैप्टन जमशेद ने उसके डील डोल का जायजा लिया और दिल ही दिल में कहा, चलेगा। उसने एक शर्ट और पतलून निकाल ली। ये रेलवे की नीले रंग की पतलून थी। एक धारीदार शर्ट इसके अलावा थी। उसने बैग ही में मौजूद पॉलीथीन के एक थैले में अपनी BSF की वर्दी डाल दी और इंजन में ही कपड़े पहन लिए। ढीले ढाले कपड़े उसके लिए यूं भी फायदेमंद थे कि उनमें वो आसानी से रिवॉल्वर और कुछ गोलियां छुपा सकता था, जिसकी उसे बाद में जरूरत पेश आती। करीबन 1 घंटा गाड़ी तेज रफ्तारी से चलती रही। इस दरमियान 3 छोटे छोटे प्लेटफॉर्म नुमा स्टेशन उनके रास्ते में आए, लेकिन उन्हें चूंकि यहाँ नहीं रुकना था इसलिए खैरियत रही। जमशेद को इल्म था कि उनकी मंजिल गंगानगर है। तीनों डर के मारे उससे ज्यादा बात भी नहीं करते थे कि मुबादा वो नाराज ही ना हो जाए। गंगानगर से कुछ पहले ही ड्राइवर ने एक मर्तबा फिर गाड़ी की रफ्तार उसके कहने पर बहुत कम कर दी, इतनी कम कि जमशेद आसानी से उतर सके और वो बखैर व आफियत उनसे अलग हो गया। तीनों ने बढ़ चढ़कर उसे इमदादी रकम दी थी, क्योंकि तीनों को उम्मीद थी कि कुछ दिनों के बाद ये रकम 1000 गुना होकर उन्हें वापस मिल जाएगी। जमशेद ने उनकी जिद के पेश नजर तीनों से 150-150 रुपए लिए थे और ये वादा भी कि भले उनकी जान चली जाए, लेकिन वो किसी को नहीं बताएंगे कि मफरूर डाकू राणा शमशेर सिंह ने उनके साथ सफर किया था।